हेलो एवरीवन। तो अर्थव्यवस्था हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है न्यूनतम वेतन अधिनियम में देरी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की गरीबी संबंधी रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 और मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना, भारत में कम होती गरीबी, भुखमरी संबंधी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, भारत सरकार ने विश्व समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर, और फिर है हमारा राष्ट्रीय रोजगार नीति, और लास्ट हमारा है अर्थव्यवस्था टिप्पणियाँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, जो वैश्विक बहुआयामी जो है सूचकांक है, ठीक है, वैश्विक बहुआयामी सूचकांक, तो पहले आप ये देख लीजिए वैश्विक बहुआयामी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2020 ये जारी कौन करता है? ठीक है, तो ये जारी करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, और दूसरी जो है वो है ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम, ठीक है, इनिशिएटिव, और दूसरा हमारा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो UNDP और OPHI ये दोनों मिलके जो है कौन सा रिपोर्ट जारी करते हैं? ये जारी करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक, तो 2020 का पावर्टी इंडेक्स जो है वो जो है जारी कर दिया जा चुका है। और अब इसमें देखते हैं, देखिए चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ठीक है, अचीविंग द SDGs, इसको देख लीजिए यहाँ पे, चार्टिंग पाथवे ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अचीविंग द SDGs। ठीक है, ये रिपोर्ट के शीर्षक है। ठीक है, शीर्षक क्या है? चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अचीविंग SDGs। ठीक है, SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसी को ध्यान में रख के चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट से संबंधित बातें क्या हैं। देखिए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 107 विकासशील देशों में 101.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। ठीक है, 107 विकासशील देशों में से 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। बच्चों में बहुआयामी गरीबी से संबंधित आंकड़े, अब बच्चों के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें गरीबी से ग्रसित जो गरीब लोग हैं उसमें 644 मिलियन में से आधी संख्या 18 से कम आयु के बच्चों की है। ठीक है, तो हाफ जो पॉपुलेशन है वो जो गरीबी में है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी, बहुआयामी गरीबी में है, उनकी आधी जो है संख्या है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। ठीक है, अब जो सब सहारन कंट्रीज़ है, उप सहारा जो है अफ्रीका है, ठीक है, उप सहारा अफ्रीका में 558 मिलियन और दक्षिण एशिया में 350 मिलियन और लगभग 84.3% बहुआयामी लोग रहते हैं। तो अगर हम सब सहारन अफ्रीका को देख लें जिसमें 558 मिलियन जो है लोग गरीब, और दक्षिण एशिया को देख लें तो 530 मिलियन, इन दोनों को ही मिला के, दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका को मिला के लगभग 84.3 मतलब लगभग 85% लोग जो है बहुआयामी गरीबी में इन्हीं दो जगहों पे रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुआयामी गरीबी से प्रभावित 67% लोग मध्यम आय वर्ग वाले हैं। ठीक है, जो मिडिल क्लास जो मिडिल इनकम ग्रुप है, ठीक है ना, मिडिल इनकम ग्रुप है, तो 67% लोग हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप से संबंधित है। अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 57% और उपराष्ट्रीय स्तर पर 0 से 91% तक है। ठीक है, हमारा क्या है अध्ययन की परास, इस अध्ययन में वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोग की बहुआयामी गरीबी की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कितने की? ग्लोबल लेवल पे 5 अरब लोगों की जो है एक बहुआयामी गरीबी जो है, परास मतलब होता है रेंज। ठीक है, तो जो है हमने कितने लोगों को इसमें इंक्लूड किया है, स्टडी में कितने लोगों का, स्टडी का रेंज क्या है, कहाँ से कितने लोगों को इंक्लूड किया है, तो हमने ग्लोबल लेवल पे 5 अरब लोगों को बहुआयामी गरीबी की एक व्यापक तस्वीर जो है प्रस्तुत की गई है। अब देखिए भारत में क्या स्थिति है। देखिए, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं
उनमें से बहुत सारे लोग जो है भारत से हैं, ठीक है। सर्वाधिक संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या भारत से ही है, ठीक है। भारत में 2005-06 से 2015-16, 2005-06 से 2015-16 के बाद 27.3 करोड़ गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एक दशक है 2005 से लेकर 2006 से जो है 2015-2016 के मध्य 27.3, अब ये आंकड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखेंगे हम कि 2005-06 में भारत में 55.1% लोग बहियामी गरीबी के अधीन थे, जबकि 15-16 में वो जो है घट के कितना हो गया है 27.9%, ठीक है। तो ये 27.3% बाहर निकले, कंफ्यूज मत होइएगा। ये लोग गरीबी के जो विशेष साइकिल थी उससे बाहर निकल चुके हैं। 5-6 में अगर गरीबी का देखें तो हम बहुआयामी गरीबी में हम देखते हैं कि 55.1% लोग हमारे यहाँ बहुआयामी गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए थे, लेकिन 15-16 में 27.9% लोग जो है वो क्या हो गए हैं, घट गए हैं, ठीक है। और स्तर जो है 27.9% आ गया है, घटे कितने हैं 27.3 जो है करोड़ लोग घट गए हैं, और जो प्रतिशत आया है 27.9% हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2018 तक अगर भारत में 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। कितने 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। अब देखिए इस रिपोर्ट में 3 दक्षिण एशियाई देश, ठीक है, साउथ एशिया में हमारा जो है दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। तो कौन कौन से दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल अपने मल्टी पावर्टी इंडेक्स यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI मूल्य को तीव्रता से कम करने वाले 16 देशों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सबसे तीव्र गति से जो है इसको कम किया है अपनी गरीबी को, ठीक है। तो देख लीजिए साउथ एशिया में कौन कौन सी 3 कंट्री हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है और नेपाल है, जिन्होंने गरीबी बहुत तेज़ कम कर दी है। और 16 ऐसी कंट्रीज जो बहुत तेज़ गरीबी कम कर दी हैं, उनमें ये 3 कंट्रीज शामिल हैं। सॉरी। अब देखिए क्या होती है बहुआयामी गरीबी, ठीक है। तो बहुआयामी मतलब आप समझ रहे हैं, एक आयाम नहीं है, उसका बहुत सारे आयाम हैं। गरीब उस हर तरीके से वो इंसान गरीब माना जा रहा है। बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में, ठीक है, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अनुभव किए जाने वाले सभी अभावों को समाहित किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो गरीब हैं और एवं वंचित लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक पीड़ित हैं, ठीक है। चाहे वो कोई क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा हो, उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित यही लोग हैं। यही वजह है कि यह दोहरा बोझ उठा रहे हैं। अपनी गरीबी का तो है ही, ठीक है, पावर्टी तो है जो है वो है ही, लेकिन और भी जो है तरीके की इनको प्रॉब्लम है। कैसी, जो इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है और जलवायु में जो परिवर्तन है, वो सारी जो है प्रॉब्लम्स इनके ऊपर जो है ज़्यादा जो है दिख रही हैं, ठीक है। ये पर्यावरण में गिरावट, वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी और अस्वस्थ स्वच्छता की स्थिति में प्रति कमज़ोर भेद हैं। और ये देखिए इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, जैसे हम लोग और लोग हैं जो इन सोसाइटी में हैं, क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट पलूट हो रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो है, सबसे ख़राब असर किसके पर पड़ता है, इन गरीबों के ऊपर। अब जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो तो घर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो कुछ तो उनको जो है कंट्रोल कर पाते, प्यूरीफायर लगवा लेते हैं, एयर प्यूरीफायर, है ना। तो बाहर भी जा रहे हैं तो फिर एक सेफ़ इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की। एक तो पानी की प्रॉब्लम है ना, वायु प्रदूषण तो है ही, स्वच्छ पानी की भी कमी है, और अस्वस्थ स्वच्छता है नहीं वहाँ पे, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये जो कमज़ोर लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं, समझ रहे हैं ना। ये सारी प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ज़्यादा है, जिन्हें पर्याप्त पोषण या उचित आवास सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ना उनके पास जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन है, और ना ही उनके पास जो है कोई ऐसी फैसिलिटी या घर की भी प्रॉपर सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही है इनको। इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, ठीक है ना, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं, जैसे कारकों को जो है शामिल किया गया है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी
जो इंडेक्स है उससे जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहला तो है खराब स्वास्थ्य। ठीक है, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा में कमी। ठीक है, और उसके बाद है जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, अगर वो कहीं काम भी कर रहे हैं तो वो ऐसे कोई क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं, हिंसा का खतरा बना रहता है। ठीक है, और पर्यावरण में जो चीज़ें हैं वो ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जहाँ पे जो है ऑलरेडी बहुत ही, आप जो कि झोपड़ीज देख रहे होंगे या फिर ऐसे ही आप गाँव में भी देख लीजिए, ऐसे लोग जो इस स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पे पर्यावरण रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो उनकी स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली जो है डिग्रेड होती जाती है। तो ये स्थिति थी। अब जो है ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या निष्कर्ष निकाला इसमें, हमने देखा कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो है 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो भारत है, नेपाल है और बांग्लादेश है, जो अपने आप को गरीबी से बहुत तेज़ी से बाहर निकाल रही हैं। टोटल 16 कंट्रीज़ हैं जिसमें 3 कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो बाहर निकल रही हैं और 16 कंट्रीज़ भी गरीबी से बाहर निकल रही हैं। अब यहाँ पे ये आंकड़ा ज़रूर देख लीजिएगा कि 2005-6 से 2015-16 के बीच में 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अब है न्यूनतम वेतन अधिनियम में देरी। तो जो न्यूनतम वेतन अधिनियम का मतलब क्या है कि जो है बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो है उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है ना, मिनिमम वेजेस जो मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ जो है इंश्योर कराई जाए कि एटलीस्ट एक जो है सर्टेन अमाउंट का जो न्यूनतम जो है वेज होना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए अगर वो जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूनतम जो है वेतन अधिनियम में देरी क्यों हो रही है वो देख लेते हैं। देखिए, वेतन अधिनियम पर संहिता के कानून बनाने के करीब 1 साल बाद केंद्र सरकार अभी मसौदा नियमों पर लोगों से राय मांग रही है और इस नए कानून को लागू करने की जो प्रभावी तिथि है उसमें देरी हो रही है। देखिए, देरी क्यों हो रही है, क्योंकि पहली बार पोर्टल पे राय मांगी गई थी तो कुछ राय जो है लोगों ने दिया था उसी को इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए वो फिर से राय मांग रही हैं दोबारा भी। तो इसलिए ये जो हमारा अधिनियम है इसमें जो है डिले होता जा रहा है। मुख्य बातें देख लेते हैं। श्रम जो है केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय ने वेज सेंट्रल रूल्स 2020 की मसौदा संहिता पर जो है दूसरी बार प्रतिक्रिया जो है मांगी है। ठीक है ना, गवर्नमेंट अब पोर्टल्स होते हैं, ठीक है ना, अब गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई रूल्स बनाए जा रहे हों तो लोगों की सलाह उस पर ली जाए। यही तो डेमोक्रेसी है। तो पोर्टल पे वो चीज़ें डाली जाती हैं और लोगों से उनका एडवाइस उस पर मांगा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दूसरी बार जो है प्रतिक्रिया जो है मांगी है, प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। अब देखिए, नवंबर 2009 में सार्वजनिक किए गए मसौदे में बदलाव किया गया था। क्यों किया गया था? सरकार ने विवादास्पद प्रावधान हटा दिया है। कुछ प्रावधान ऐसे थे जिस पे लोगों को ऑब्जेक्शन था, वो प्रावधान हटा दिए गए जिससे श्रमिकों के रोजाना जो डेली का जो काम का घंटा उसे बढ़ाने को कहा गया था। ठीक है, जिससे कि उन्हें न्यूनतम वेतन मिल सके। उन्होंने कहा था कि न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए जो डेली जो वर्क है उसमें थोड़ा सा आवर्स को बढ़ा दिया जाए, घंटे को इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये 8 घंटे की जगह 9 घंटे का जो है करने का प्रस्ताव किया गया था। श्रम मंत्रालय ने नवंबर 2009 में मसौदा नियम सार्वजनिक किया था और लोगों की प्रतिक्रिया के लिए 45 दिन का वक्त दिया गया था। ठीक है, लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया उस चीज़ पे और फिर वो चीज़ जो वो डिबेटेबल जो पार्ट था कि 8 से 9 घंटे 1 घंटा बढ़ा देना, वो हटा लिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है न्यूनतम वेतन गारंटी का नया मसौदा। ठीक है, जो नया मसौदा है दोबारा जिस पे पोर्टल पे उन्होंने अपनी राय मांगी है, जनता की राय मांगी है, उसका क्या है पूरा खाका देखते हैं। देखिए, सरकार न्यूनतम वेतन के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करेगी। ठीक है, एक नेशनल स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाएगा किसके लिए? न्यूनतम मिनिमम वेज के लिए, जिसका राज्यों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा और हर साल 5 साल में इसे बदलना होगा। ठीक है, अब 5 साल में स्थिति भी बदलती है तो 5 साल में जो हमारे मानक है उनका भी जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा और राज्य जो है अनिवार्य रूप से इसको फॉलो करेंगे। ये चीज़ दी गई है। पहली बार केंद्र सरकार ने 1992 की रूलिंग में उच्चतम न्यायालय की सलाह और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशों का पालन करने का प्रस्ताव किया है। तो एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की और जो है साथ में 15वें श्रम जो सम्मेलन 1957 में हुआ था उनकी कुछ सिफारिशें थी, उनकी कुछ सजेशंस थे। गवर्नमेंट उसको मानने की तरफ आगे बढ़ रही है। सॉरी। देखिए,
न्यूनतम वेतन का 25% मजदूरों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा और दवा की ज़रूरतों के लिए होगा। ठीक है, तो ये न्यूनतम जो वेतन है उसका 25% मजदूरों की परिवार और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए होगा। और सरकार श्रमिकों के परिवार से 3 लोगों के व्यय को ध्यान में रखेगी। जो खाना 3 लोगों के व्यय को ध्यान में रखेगी, जैसे खाना, कपड़ा, मकान के किराए, ईंधन और बिजली पर होगा। तो फैमिली में 3 मेंबर को टारगेट करके ये जो है जो वेजेस है वो उसको बनाने का, उसको जो उसका खाका तैयार करने की बात की गई है। और 3 मेंबर क्या, 3 मेंबर जो हैं जो खाना, कपड़ा और मकान का किराया, ईंधन और बिजली, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये वेज बनेंगे। न्यूनतम जो वेतन है, न्यूनतम वेतन विभिन्न कौशल समूहों जैसे गैर कौशल, ठीक है, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल और मेट्रो, नॉन मेट्रो, ग्रामीण जैसे भौगोलिक स्थिति के मुताबिक, कौशल के मुताबिक जो है सरकार ने जो है इसको भिन्न भिन्न पेशों में विभाजित किया है, जिसमें जो है 123 123 अकुशल, 127 अर्ध कुशल और 320 कुशल, 111 उच्च कुशल श्रेणी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए मिनिमम वेतन ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग के लिए एक ही तरीके का वेतन होना चाहिए। सबकी जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है, सबका जो है एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यूनतम वेतन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको जो है डिफरेंट पार्ट में कैटेगरीज में, जैसे कुशल, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, है ना, सेमी स्किल्ड, ठीक है, उसके बाद जो है हाईली स्किल्ड, फिर है मेट्रो, नॉन मेट्रो, जो है आप जो है अर्बन एरियाज़ में है या रूरल एरियाज़ में है। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड किया कैटेगरीज में। तो जो अकुशल हैं उनके लिए 123, जो अर्ध कुशल है 127, जो कुशल है वो 320 और जो उच्च कुशल है वो 111 जो है श्रेणियों में शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये हमारा टोटल जो है हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा जो है टॉपिक है वो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, PLFS। तो देखिए जून 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS द्वारा 18-19 के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है। यह एक और 2017-18 में 6.1% थी, तो वहीं 18-19 में घटकर 5.6% हो गई है। अच्छी बात है, बट ये कहाँ पे कमी आई है, ये जो है विजिबल ही नहीं है कि कहाँ पे कमी आ रही है। आप देखिए बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं एग्ज़ाम्स, जो इतने पुराने एग्ज़ाम्स हैं वो अब हो रहे हैं। ठीक है, 16 का RO का एग्ज़ाम अब हो रहा है, और आप रेलवे और NTPCs का अब ये जो है रोजगार ये कहाँ पे दिया जा रहा है, इनके हिसाब से जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है। 17-18 में 6.1% थी और 18-19 में यह घटकर 5.8% हो गई है। ठीक है, अब किस फील्ड में रोजगार जो है बढ़ा है ये कुछ पता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 17-18 में 6.1% थी और 18-19 में ये घटकर 5.8% हो गई है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आंकड़ा 5.8% हो गई है, पहले जो है 6.1% थी। तो देखिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के तत्वाधान में जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो है MOSPI ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने जारी किया है। ये जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो घटने की बात बताइए। पहले इन्होंने कहा था कि ये 6.1% है 18-19 में और 5.8% हो गया है, जो है ये घट के 5.8% हो गया है। 17-18 में 6.1% और बाद में 18-19 में 5.8% हो गया। ठीक है, रिपोर्ट से संबंधित जो मेन जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं, श्रम बल भागीदारी में सुधार। क्या हुआ है, श्रम बल भागीदारी यानी लेबर फोर्स, ठीक है, जो मजदूर हैं, श्रम बल हैं, उनकी जो है भागीदारी में जो है उनकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट जो है इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 37.5% के साथ मामूली सुधार हुआ है, जो कि 17-18 में 36.9% थी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो पुरुषों की जो बेरोजगारी है वो 5.6% थी और महिलाओं की जो है 3.5%, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह पुरुषों में 7.1% और महिलाओं में 9.9%। ठीक है, अब देखिए क्या है श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर जो है फोर्स
जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की दर बीते 45 ईयर्स में पर पहुंच गई थी। ठीक है, अब जो इसके दौरान 15.7% ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्रोत स्वनियोजन है। ठीक है, स्वनियोजन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। वहीं 25.1 ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत जो है कैजुअल वेजेस है। ठीक है, कैजुअल वेजेस मतलब क्या होता है कि ये कोई डेफिनेट नहीं है कि आपको वेजेस जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको जॉब, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। जब किसी को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उनको काम पे रख लिया जाता है, वो कैजुअल वेजेस है। ठीक है, और लगभग 13.1% जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत है नियमित मजदूरी, मतलब उनको रेगुलर वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर वेजेस वाले बहुत ही कम हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो है नंबर है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, वो स्वनियोजन है, वो अपना खुद का कुछ कर रहे हैं। कैजुअल वेजेस 25.1% है और जो है नियमित मजदूरी है वो 13.1% है। तो देखिए भारत में 68.4% कामगार गैर कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं अभी भी, स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी। ठीक है, तो 68.4% जो कामगार हैं वो गैर कृषि क्षेत्रों में अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जो 18-19 के दौरान जो अनुसूचित SC और हैं अनुसूचित जनजाति ST, उनके बीच जो है बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो SC STs में जो है बेरोजगारी बढ़ी है। 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं और शिक्षित जो व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर 17.3% थी और जो है 11% रही वो। ठीक है, जो पहले कितनी थी 17.3% और 11% रही। ठीक है, तो देखिए 15 to 29 आयु वर्ग के जो युवा हैं और शिक्षित व्यक्तियों में, ठीक है, तो युवाओं में 17.3% और शिक्षित जो व्यक्ति हैं उनमें 11% रही। बेरोजगारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और 18-19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बेरोजगारी 18.7% है और नगरीय महिलाओं में 25.7%। तो ये जो है बेरोजगारी की हालत है। देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है, इसमें रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है, NSSO द्वारा जारी किया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है उसको मुख्य रूप से देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए, जानने के लिए इसके उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। और नेक्स्ट हमारा है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल। ठीक है, तो क्या है ये, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जो है मंच का शुभारंभ किया जिसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ठीक है, तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2020 से देश भर के नागरिकों के लिए क्या है, फेसलेस अपील की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। तो फेसलेस अपील की सुविधा जो है इसमें होगी और ये मंच का उद्देश्य क्या होगा, इससे फेसलेस बनाने अथवा करदाताओं का विश्वास बढ़ाने और उन्हें निडर बनाना भी इनका मेन जो है एजेंडा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पिछले 6 वर्षों में लास्ट 6 अगर ईयर्स देखें तो इसमें जो है बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड पर रहा है। ठीक है, तो सरकार का ध्यान किस पे रहा है, बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड, मतलब जिसके पास बैंक नहीं है उस वहाँ तक जो है बैंक की उपलब्धता जो है पहुँच सुनिश्चित कराना, जो अनसिक्योर्ड है उनको सिक्योर जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, और फंडिंग द अनफंडेड, जो है अनफंडेड लोग हैं उनको फंडिंग, और फिर क्या है अर्निंग द अर्नेस्ट का मंच भी इसी दिशा में एक कदम है। तो एक जो है कदम है अर्निंग द अर्नेस्ट, एक कदम है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब देखिए जब देश में एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है तो वह आगे बढ़ता है। ठीक है, जब ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है तो वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है, उसकी प्रगति से देश का भी विकास होता है और वह भी आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर एक करदाता है ना, अब टैक्स से ही तो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चलना मुश्किल हो जाएगा। तो टैक्स, तो ये तो टैक्स हर सिटीजन का, एक अच्छा कोई सिटीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसकी इनकम होती है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए। ठीक है ना, लेकिन बात ये भी होती है कि अगर लोग रोजगार ही नहीं है, इतने सारे यूथ है जिनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है, सारी जो वैकेंसीज ऐसे ही चल रही हैं, तो लोग टैक्स भरेंगे कैसे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर एक लोग का जो है विकास होगा तो देश का भी विकास होगा साथ में।
देखिए शुरू की गई सुविधाएं जो न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन प्रदान करने के सरकार के संकल्प का एक ही हिस्सा है। ठीक है, अब देश की संरचना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ देखिए, देश की संरचना में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता थी क्योंकि पूर्व में बनाई गई जो संरचना है वो पहले से ही विकसित थी। ठीक है, और जो पहले ही डेवलप जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें कुछ और इनोवेशन करने की जरूरत है, उसको कुछ और सुधार करने की जरूरत है। नवीनतम कानूनों में कर प्रणाली में कानून बोझ को कम कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारे नए, अब देखिए इसमें देखिए ये क्या है ना कि देखिए ऐसा है कि जो हमारा कर सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, थोड़ा उसको जो है और जो है सही रूप से उसको प्रभावी बनाया गया है। जैसे टैक्स, मान लीजिए टैक्स का दायरा अगर पहले इतना था तो टैक्स का दायरा जो है और बढ़ा दिया गया है और टैक्स को कम कर दिया गया है। अगर कम टैक्स होगा तो ज़्यादा लोग जो है टैक्स दे पाएंगे। ठीक है, वो जो है इस तरीके से जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो टैक्स की चोरी हो सकता है ना करें, अगर फायदा तब भी गवर्नमेंट को होगी। उसका जो लेवल है वो ब्रॉड कर दीजिए, उसका सरफेस है उसको बढ़ा दीजिए, ज़्यादा लोग को इंक्लूड कर लीजिए, टैक्स कम कर देंगे तो ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, मेन मतलब ये है। अब देखिए उच्च न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों को दायर करने की सीमा 1 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या है, उच्च न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों को दायर करने की सीमा 1 करोड़ और उच्चतम न्यायालय में जो है दाखिल करने के लिए 2 करोड़ तक निर्धारित की गई है। जो है विवाह से विश्वास योजना जैसी पहल के में अधिकांश मामलों में अदालत से बाहर निपटने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो ये जो हमारा सारा सिस्टम है। अब हमारा है न्यूनतम पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट क्या है। ठीक है, न्यूनतम पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए नमूना पंजीकरण, न्यूनतम नहीं है सॉरी, ये नमूना पंजीकरण प्रणाली है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन जारी किया गया है 2018 के लिए, एकत्र किए गए आंकड़ों पर ही आधारित है। ठीक है, जन्म दर देखते हैं, जन्म दर में जो है क्या जो है निष्कर्ष निकले हैं इसमें से। तो देखिए 2018 में राष्ट्रीय जो जन्म दर है वो 20 थी। ठीक है, जो नेशनल जन्म दर थी वो 20 थी और यह दर जो है 1971 में 38.6 थी। तो जन्म दर में कमी आई है। ठीक है, जन्म दर में कमी आई है, पहले ये 71 में 36.9 थी और 18 में जो है ये 20% है। अब देखिए जन्म दर में देखें तो बिहार में 26.2% है, नेशनल लेवल पे कितनी है 20 है, बिहार में 26.2 है, इस बार भी ये सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर है, जबकि सबसे नीचे अगर देखें तो अंडमान निकोबार है 11.2। ठीक है, अंडमान निकोबार में जन्म दर जो है 11.2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म दर है वो पहले से अधिक है। ठीक है, लोगों में अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर जो है बढ़ गई है, लेकिन इसके मामले में गांव और शहर में अंतर पहले से घटा है। ठीक है, पिछले दशक में जन्म दर में 11% कमी आई है। अगर हम 10 ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स का कंपेयर करें अभी से, तो जन्म दर जो है 11% डिक्रीज हुआ है और 2009 में जन्म दर 22.5% थी और 18 में जो है ये हो गई है 20%। तो जो है कितना 2.5% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जन्म दर घटा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की उसी अवधि में यानी कि 2009 और 2018 यानी एक दशक का लें तो जन्म दर जो है 24.1% से घटकर 21.6% तो हुई। तो शहरों की, अगर गांव में कितना हुआ है 24.1% से घटकर 21.6% हुई, और अगर वही शहरों में देखें तो 18.3% से घटकर 16.7% हो गई। ये तो हमारा जन्म दर हो गया। मृत्यु दर के बारे में देखते हैं। देखिए 1971 में जो मृत्यु दर थी वो 14.9% थी, कितनी थी 14.9% थी, जो घटकर 6.2% हो गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर सबसे ऊंची है जबकि दिल्ली की सबसे कम है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था MP से, तो छत्तीसगढ़ की जो मृत्यु दर है वो सबसे ऊंची है और दिल्ली की जो है सबसे कम है। ठीक है, तो मृत्यु दर घटने के कुछ कारण होते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या रीजन है मृत्यु दर घटने का। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर गिरावट सबसे अधिक जो है तेज हुई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर की गिरावट सबसे ज़्यादा तेज हुई है और पिछले जो है अगर हम डिकेड की बात करें तो जो है नेशनल लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे मृत्यु दर 7.3 से 6.2 हो गई है। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल जो है नेशनल लेवल पे 7.3 से 6.2 हो गई है। गाँव में यह गिरावट 7.8 से 6.7 हुई है। अगर शहरों में देखें तो 5.8 से 5.1 हो गई है। ठीक है, अब जो है हम शिशु मृत्यु दर देखेंगे। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है 2018 में 2071
ठीक है। वर्ष 2018 में 1971 129 की तुलना में मृत्यु दर 32 थी, तो बहुत ही कम हुआ है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो जैसे पहले 2018 में, अब अभी 2018 में 32 है, लेकिन 1971 का आंकड़ा देखें तो 139 था। ठीक है, 129 था, तो बहुत ज़्यादा जो है हमने जो है लगभग 99 पॉइंट्स को कम किया है। ठीक है, तो पहले इसके रीज़न जैसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वगैरह थी वो नहीं होती थी, अब जो है ये सारी चीज़ें हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही अच्छे लेवल पे कर दिया गया है, तो जो हमारा शिशु मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। सबसे अधिक मृत्यु दर अगर शिशु की बात करें तो सबसे अधिक मृत्यु दर जो है 48 वो है एमपी में। ठीक है, एमपी में सबसे अधिक मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर, और सिर्फ मृत्यु दर देखें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम दिल्ली में है। अगर शिशु मृत्यु दर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है 48 जो आपके एमपी में है और सबसे कम नागालैंड में है। ठीक है, सबसे कम नागालैंड में है। ठीक है, और एक बार इसको भी एक बार हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे ऊंची थी और दिल्ली में सबसे कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, तो पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या हुई है 35% घटी है, जबकि शहरों में ये गिरावट 32% रही है। ठीक है, तो जो गाँव में थी वो 75% घट गई है और शहरों में जो है 32% जो है घटी है। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो शिशु मृत्यु दर 50 से घटकर 32 हो गई है। अब नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या है? देखिए, यह एक प्रणाली है जो एक जनसांख्यिक सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन एवं मृत्यु संकेतकों के विषय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यह एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है जिसका जो प्रारंभ है वो गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय वर्ष 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से जो है किया गया था। मतलब जन्म और मृत्यु के आंकड़े जो है उसको रजिस्टर करने के लिए किया गया था। और देखिए, ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है उसके अंतर्गत अंशकालिक गणक यानी गणना करने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा गांवों शहरों में जन्म और मृत्यु दर की निरंतर गणना की जाती है। ठीक है, और पूर्णकालिक जो एक तो अंशकालिक सदस्य होते हैं और एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक गणक होते हैं, गणक मतलब जो गणना करते हैं, उनके द्वारा अर्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है। तो अर्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण जो पूर्णकालिक लोग होते हैं वो करते हैं। इन दोनों स्रोतों से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उनको आपस में मेल किया जाता है और बेमेल और आंशिक रूप से सुमेलित आंकड़ों को पुनः जो है सत्यापित किया जाता है। यानी जो आंकड़े नहीं मिल रहे, नहीं मैच कर रहे हैं, उनको फिर से जो हम सत्यापित करेंगे और उसके बाद क्या होता है कि इससे सही और स्पष्ट गणना की जा सकती है और वैध आंकड़े हमारे समक्ष आ जाते हैं। हर 10 साल की अवधि में नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली नमूना में जो है संशोधन कर देती है। ठीक है, तो जब सेंसस होता है हर 10 ईयर्स पे तो इसमें जो है भी चेंजेस उसकी अकॉर्डिंग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र की गरीबी संबंधी रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या रिपोर्ट दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट, जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2006 से 16, ठीक है, 2006 से 16 के बीच लगभग 27.10 कितने 27 जो है 10% लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो एक दशक में 27.10% लोग जो है 10 करोड़ लोग, ठीक है, 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में जो है स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। कैसे? स्वास्थ्य में और स्कूली शिक्षा हमने जो है बढ़ाई है और उसकी वजह से लोग गरीबी से जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये है। अब देखिए 28% जो आबादी है अब भी गरीब है। तो जो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005-06 में भारत के जो के करीब 64 करोड़ लोग यानी कि 55.1% 55.1% लोग गरीब थे। ठीक है, 64 करोड़ और 55.1% लोग 5-6 में गरीब थे 2005-2006 में। 2015-16 में देखें तो ये आंकड़ा जो है 64 करोड़ से घटकर 36.9 करोड़ हो गया। कितना? 36.9 करोड़ हो गया और परसेंटेज में जो है 27.9% लोग अभी भी गरीब हैं। इस प्रकार भारत ने बहुआयामी यानी कि विभिन्न स्तरों और उक्त 10 मानकों में पिछड़े लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में प्रगति की है। ठीक है, तो ये जो है अच्छा डेवलपमेंट था। इसके दौरान खाना पकाने का ईंधन, साफ सफाई
पोषण जैसे जो है क्षेत्रों में मजबूत सुधार के साथ गरीबी सूचकांक के मूल्य में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा तैयार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है जारी किया गया है। अभी हमने इसको जस्ट देखा था। तो 101 देशों के 1.3 अरब लोगों पर अध्ययन, तो 101 देश हैं और उसमें 1.3 अरब लोगों पे जो है ये अध्ययन किया गया है। और इस अध्ययन से क्या मिला है कि 31 न्यूनतम आय, ठीक है, 31 न्यूनतम आय, 64 मध्यम आय और दोनों आय वाले देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, मतलब 31 जो है न्यूनतम आय वाले और 64 मध्यम आय वाले और 2 उच्च आय वाले, ठीक है, 2 हाई जो है इनकम कैटेगरी में जो कंट्रीज आती हैं वो शामिल हैं। इन देशों में कई लोग विभिन्न पहलुओं पर के आधार पर गरीबी में फंसे हैं। यानी गरीबी का आकलन सिर्फ आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य की स्थिति, ठीक है, आय के आधार पर नहीं किया, मल्टी डायमेंशनल है। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, ठीक है, कामकाज की खराब गुणवत्ता, हिंसा की जो है खतरा अगर हो तो ऐसे संकेतों को भी ध्यान में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गरीबी में कमी को देखने के लिए संयुक्त रूप से करीब 2 अरब जो है आबादी के साथ 10 देशों में को चिन्हित किया गया है। आंकड़ों के आधार पर इन सभी ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का लक्ष्य 1 प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य 1 से आशय क्या है, गरीबी को सभी रूपों में सभी जगह से समाप्त करना। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला गोल है वो ये है कि गरीबी को हर जगह से और हर जो है तरह से इरेडिकेट करके ख़त्म कर देना। ये 10 देश जो है कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया और हैती, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, वियतनाम, इन देशों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। ठीक है, गरीबी दूर करने में दक्षिण एशिया सबसे आगे। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया में सब जो है ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। ठीक है, साउथ एशिया में ज़्यादा लोग जो है गरीबी से बाहर आ चुके हैं। देखते हैं, देखिए बांग्लादेश में 2004 से 2014 के बीच 1.90 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बांग्लादेश में 2004 से 2014 के बीच 1.90 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। और इसमें कहा गया है कि 10 चुने गए देशों में भारत, कंबोडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मूल्य में सबसे तेजी से कमी आई है। तो किसमें 10 देशों जो 10 कंट्रीज चुनी गई जिन्होंने गरीबी को कम किया है, उसमें इंडिया और कंबोडिया में सबसे तेजी से कमी आई है। और इन देशों ने गरीबी जो सबसे गरीब लोग को गरीबी से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये है झारखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा। ठीक है, झारखंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन झारखंड में हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखते हैं भारत की MPI मूल्य यानी 2005-06 में 0.383, ठीक है, 0.283 का था। भारत की जो MPI वैल्यू है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2005-06 में 0.283 था। ठीक है, जो 2015-16 में 0.123 पर आ गया है। तो ये जो इसमें जो प्रदर्शन होता है उसका एक इंडेक्स बनता है, उसमें कुछ वैल्यूज निर्धारित की जाती हैं। तो ये 2005-06 में 0.283 था और 2015-16 में 0.123 पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी में कमी किस जो सबसे अधिक सुधार झारखंड में देखा गया है। ठीक है, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वहाँ विभिन्न स्तरों पर गरीबी 2005-06 में 74.9% थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, 74.9% लोग गरीब थे। और 2015-16 में ये 46.5% हो गई है। इससे जो है ये कहा गया है कि 10 संकेतक हैं। ठीक है, 10 संकेत को जैसे पोषण, स्वच्छता, बच्चों की स्कूली शिक्षा, बिजली, स्कूलों में उपस्थिति उनकी, ठीक है ना, अटेंडेंस लेवल अच्छा होना, और आवास, खाना पकाने का ईंधन, संपत्ति के मामले में भारत के अलावा इथियोपिया और पेरू में उल्लेखनीय जो है क्या किया गया, सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इतना ही, और आगे वाले वीडियो में और चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।